नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 27 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 का तीसरा चैप्टर वृत्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3.4 के 6 सवाल कर चुके हैं। 7वां सवाल मैं बताने जा रहा हूं आपको। 7वें सवाल में क्या दिया है देखो कि यहाँ पर रेख पी आर और पी क्यू ये सर्वांग दिया है, तो सिद्ध करना है कि पी एस बड़ा है पी क्यू से। तो ध्यान से देखो, जब पी क्यू और पी आर बड़ा है तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो, सॉरी बड़ा नहीं, बराबर है। पी आर और पी क्यू ये दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। पी आर के सामने का कोण है कोण क्यू, पी क्यू के सामने का कोण है कोण पी आर क्यू, यानी ये कोण आर, लेफ्ट साइड वाला जो आर है। एक कोण आर इधर है राइट साइड में, एक कोण आर यहाँ पर है लेफ्ट साइड में। तो पी क्यू के सामने का कोण ये कोण आर है, लेफ्ट साइड वाला कोण आर। पी आर के सामने का कोण क्यू है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण बराबर हुए। बोलो यस सर। हाँ, फिर देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला कोण आर है, ये इस त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है, इसके बाहर है ये कोण। और बहिष्कोण जो होता है वो दूरस्थ अंतःकोण से बड़ा होता है। तो ये बाहर वाला कोण आर ये कोण एस से बड़ा होगा। यस सर, बोलो यस सर, समझा तो ये जो कोण आर है ये कोण एस से बड़ा होगा। पर ये जो कोण आर है, माइक बंद करिए अपना, यस सर बोल के माइक ऑफ कर देने का। ये जो कोण आर है कोण क्यू के बराबर है। कोण आर एस से बड़ा है, कोण आर क्यू के बराबर है। तो कोण आर एस से बड़ा है तो क्यू भी एस से बड़ा हुआ कि नहीं? तो क्यू एस से बड़ा हुआ तो क्यू के सामने की भुजा भी एस के सामने की भुजा से बड़ी होगी। तो अगर हमें बड़ा वाला त्रिभुज ले लें पी क्यू एस, तो इसमें क्यू के सामने की भुजा पी एस और ये कोण एस के सामने की भुजा पी क्यू। तो क्यू एस से बड़ा है, इसलिए क्यू के सामने की भुजा पी एस ये एस के सामने की भुजा पी क्यू से बड़ी होगी। ठीक है। हाँ, तो अब जो है 7वां सवाल शुरू करते हैं। पी क्यू एस और ये आर है, यहाँ पे दो भुजा बराबर दी गई है। तो यहाँ पे दत्त क्या लिखेंगे? दत्त में ये लिखेंगे कि पी आर सर्वांगसम पी क्यू, पी आर सर्वांगसम पी क्यू दिया है। फिर साध्य सिद्ध क्या करना है? पी एस बड़ा है पी क्यू से, पी एस बड़ा है पी क्यू से। उपपत्ति उपपत्ति शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है? पी आर सर्वांगसम पी क्यू ये दिया गया है। तो अब इनके सामने का कोण, पी आर के सामने का कोण कौन सा हुआ? कोण पी, क्या गायब है बीच में? क्यू गायब है, क्यू। तो पी क्यू आर सर्वांगसम कोण, यहाँ पे इसका सम्मुख कोण बोलो पी, बीच में क्या गायब है? आर गायब है, तो पी आर क्यू। इसमें कारण देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सर्वांगसम भुजा के सम्मुख कोण ऐसा भी लिख सकते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय वैसा भी लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज
का प्रमेय, इसको नंबर 1 दे दो। अब ये जो कोण पी आर क्यू है, कोण पी आर क्यू, ये त्रिभुज पी आर एस का बहिष्कोण है, इसलिए ये कोण एस से बड़ा होगा। कोण पी आर क्यू ये जो होगा, ये कोण एस से बड़ा होगा। कारण त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय, दूरस्थ अंतःकोणों का प्रमेय। अब पी आर क्यू एस से बड़ा है, लेकिन पी आर क्यू कोण पी क्यू आर के बराबर है। तो 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है? पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कोण पी क्यू आर बड़ा होगा। सॉरी, इधर कोण डालना भूल गया था मैं। पी आर क्यू समझो कैंसिल अगर कर देते हो, कैंसिल होता नहीं है, मतलब यहाँ तुलना करेंगे तो कोण पी क्यू आर ये बड़ा होगा कोण एस से। समझे? पी आर क्यू बड़ा है एस से, लेकिन पी आर क्यू कोण क्यू के बराबर है, तो इसलिए क्यू भी एस से बड़ा हो जाएगा। 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो जब ये कोण क्यू कोण एस से बड़ा है, तो क्यू के सामने की भुजा एस के सामने की भुजा से बड़ी होगी। क्यू के सामने की भुजा क्या है? क्यू पी आर आ जाएगा, बड़ा होगा एस के सामने की भुजा। तो एस के सामने की भुजा बड़े त्रिभुज में अगर देखें तो एस के सामने की भुजा पी क्यू, तो एस के सामने की भुजा हो जाएगी पी क्यू। ठीक है? तो हमने पढ़ा था ना कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो यहाँ पी आर बड़ा हो जाएगा पी क्यू से। और नहीं, कुछ गलती हुई है बेटा यहाँ पर। ये हम लोग बड़े त्रिभुज की, ये पी क्यू आर जो लिखा है मैंने, पी क्यू आर, इसको पी क्यू एस लिख सकते हैं ना, तो कोण क्यू ही रहेगा ना, क्योंकि अब बड़े त्रिभुज में हमको जाना है। क्योंकि ये पी एस और पी क्यू जो हमें सिद्ध करना है वो बड़े त्रिभुज में है। तो अब ये जो कोण क्यू पी क्यू आर लिखा है, यह बड़े कोण का क्यू लिखना पड़ेगा, पी क्यू। तो ये जो कोण क्यू छोटे कोण त्रिभुज में पी क्यू आर है, पर बड़े त्रिभुज में ये कोण पी क्यू एस है, तो पी क्यू आर को पी क्यू एस लिखना पड़ेगा। और ये जो कोण एस है, कोण एस, ये बड़े त्रिभुज में कोण पी एस क्यू है, तो कोण एस का पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, कोण पी एस क्यू। अब इसकी सम्मुख भुजा आ जाएगी पी एस और इसकी सम्मुख भुजा पी क्यू। तो इसका कारण यही जो मैंने ऊपर लिखा था, यही कारण यहाँ आएगा। समझे बेटा? तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो ये 7वां सवाल भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल में रेख AD और BE त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब हैं। AD शीर्ष लंब है और BE भी शीर्ष लंब है, और AE और BD बराबर है। AE और BD ये दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध करना है कि AD सर्वांगसम BE, AD सर्वांगसम BE। तो ध्यान से देखो, ये AE BD बराबर है, AD BE सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इन भुजाओं को अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल कौन सा मिलता है? देखो AE और BE को ध्यान से देखें
तो ए ई बी ई से त्रिभुज ये बी ई ए मिल रहा है कि नहीं? और ये बी डी और ए डी से, बी डी और ए डी को ध्यान से देखें तो ये त्रिभुज बी डी और ए डी को ध्यान से देखें अगर, तो त्रिभुज ए डी बी बन रहा है कि नहीं? बी डी ए डी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, और यहाँ पे त्रिभुज ए ई बी बन रहा है। तो ये दो त्रिभुज को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा ए डी और बी ई सर्वांगसम। कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। कैसे सर्वांगसम कर सकते हैं हम लोग? त्रिभुज ए ई बी में देखो, त्रिभुज ए ई बी में और त्रिभुज बी डी ए में एक भुजा तो पहले से ही बराबर दी है, ए ई और बी डी बराबर दिया है। दूसरा ये कोण डी और कोण ई दोनों 90 अंश हैं। फिर ए बी देखो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, त्रिभुज ए बी ई में भी ए बी आ रहा है। तो ए बी सर्वांगसम ए बी सामान्य भुजा हो गई। तो कर्ण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए डी बी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसलिए ए डी और बी ई भी सर्वांगसम हो जाएगा। कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समझ गए? बोलो ना बेटा। तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो 8वां सवाल, 8वें सवाल में तो दत्त, पहले तो आकृति बनानी चाहिए, तो आकृति हम लोग किताब से ही देख ले रहे हैं, आकृति में नहीं बना रहा हूँ, पर आकृति पहले बनाना चाहिए हमें, ठीक है? तो दत्त मैं लिख दे रहा हूँ, आकृति नोट किताब से देख के बना लेना आप लोग। ये ए डी बी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब है। रेख ए डी तथा बी ई, रेख ए डी तथा बी ई त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब हैं। फिर ए ई बराबर बी डी, और क्या दिया है? ए ई बराबर बी डी, ये भी दिया गया है। सिद्ध कीजिए, यानी कि साध्य। क्या सिद्ध करना है? रेख ए डी सर्वांगसम रेख बी ई। रेख बी ई। फिर उपपत्ति, उपपत्ति शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमें ए ई और ये बी ई को देखें तो कौन सा त्रिभुज बनता है? त्रिभुज ए ई बी बनता है। दूसरा ये बी डी और ए डी को अगर देखें तो त्रिभुज बी डी ए बनता है, त्रिभुज बी डी ए। तो इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये ए ई और बी डी पहले से ही बराबर है, ये दिया गया है दत्त। उसके बाद में कोण डी और कोण ई, इसका कोण ई और इसका कोण डी, ये दोनों 90 है। तो कोण, इसका कोण ई कैसे लिखेंगे? ए ई बी, और इसका कोण डी कैसे लिखेंगे? बी डी ए। ये सब दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। उसके बाद में देखो दोनों में भुज ए बी यहाँ भी आ रहा है, ए बी यहाँ भी आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, कारण सामान्य भुजा। सामान्य भुजा, इसलिए त्रिभुज ए ई बी सर्वांगसम त्रिभुज बी डी ए। कारण कर्ण भुजा
कर्ण भुजा कसौटी। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो देखो AD और BE जो बराबर करने थे, वो AD और BE देखो संगत भुजा है कि नहीं। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं AD और BE, जो हमें यहाँ सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए रेख AD सर्वांगसम रेख BE, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो ये यहाँ पे सिद्ध हो गया। बेटा समझ में आया आप लोग को? हाँ, बाद में वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग बार बार वीडियो देख के भी अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पर आपका 3.4 समाप्त हो जाता है। अब 3.5 शुरू करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज उसको बोलते हैं बेटा कि जिसमें रूप एक ही जैसा हो, दिखने में एक ही जैसे हो, लेकिन आकार बड़े छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज छोटा है, एक त्रिभुज बड़ा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों का रूप एक ही जैसा है, आकार बड़ा छोटा है पर रूप एक ही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है। तो जैसे दो त्रिभुजों की समरूपता, समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये तो अब मैंने आकृति आकार से आपको बता दिया कि दिखने में रूप एक ही जैसा हो, आकार बड़ा छोटा, तो समरूप रहते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप रहते हैं तो क्या क्या बराबर होता है देखो। जैसे त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR अगर समरूप हैं, तो पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे त्रिभुज के पहले कोण के बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर होगा, तीसरे त्रिभुज का तीसरा कोण तीसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। एक तो ये होगा। दूसरे, उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। जैसे इसकी पहली भुजा AB, इसकी पहली भुजा AB, तो ये हो गया पहली भुजाओं का अनुपात। इसकी दूसरी भुजा BC, इसकी दूसरी भुजा QR, तो ये हो गया दूसरी भुजाओं का अनुपात। इसकी तीसरी भुजा AC, इसकी तीसरी भुजा PR, तो ये हो गया तीसरी भुजा का अनुपात। तो जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण का मतलब क्या, दोनों का पहला कोण, दोनों का दूसरा कोण, दोनों का तीसरा कोण, तो ये सब संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो देखो ऐसे लिखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो इसे संकेत में चिन्ह के द्वारा कैसे लिखते हैं, इस तरह से, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये चिन्ह लगाते हैं। समझ गए? जैसे देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये अगर समरूप हो गए तो दोनों का पहला कोण बराबर होगा, दूसरा कोण भी बराबर होगा, दोनों के तीसरे कोण भी बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे इसकी पहली भुजा, इसकी पहली भुजा, तो AB बटे PQ, इसकी दूसरी भुजा और इसकी दूसरी भुजा BC बटे QR, इसकी तीसरी भुजा AC और तीसरी भुजा PR, इनके अनुपात बराबर होंगे। तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो आप शुरू करते हैं हम लोग 3.5। 3.5 में ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज LMN के, तो सर्वांगसम संगत कोणों के नाम लिखो। तो सर्वांगसम संगत कोण कौन से आ जाएंगे,
इसका पहला कोण x, इसका पहला कोण l। दूसरा y, कोण y, कोण m। कोण z, कोण z का संगत कोण, बोलो आप लोग, कोण n। शाबाश। तो ये सर्वांगसम संगत कोण के नाम लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? चलो यहाँ से प्रश्न संग्रह 3.5 चालू करते हैं। प्रश्न संग्रह 3.5। टाइम कितना हो रहा है? 9:25 हो गया। चलो एक सवाल कर देते हैं इसका। क्या दिया है? त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज एल एम एन। तो संगत कोण के नाम पहले लिखेंगे। सर्वांगसम संगत कोण, सर्वांगसम संगत कोण के नाम प्रश्न में पूछा है इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो पहला, इसका पहला कोण है कोण x और इसका पहला कोण है कोण l। इसका दूसरा कोण है कोण y, इसका दूसरा कोण है m। इसका तीसरा कोण है कोण z, इसका तीसरा कोण है कोण n। तो ये हो गए सर्वांगसम संगत कोण। फिर आगे क्या पूछा है? संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखो। तो संगत भुजाओं के अनुपात कैसे लिखेंगे? इसकी पहली भुजा एक्स वाई, इसकी पहली भुजा एल एम। तो ये हम लोग लिख लेंगे एक्स वाई बटे एल एम। इसकी दूसरी भुजा है वाई जेड, इसकी है एम एन। तो वाई जेड बटे एम एन। तीसरा, इसकी तीसरी भुजा एक्स जेड, इसकी तीसरी भुजा एल एन। तो ये एक्स जेड बटे एल एन। ये हो गया आपका 3.5 का पहला सवाल, जिसमें समरूप त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं लिखा है मैंने। ठीक है, तो 3.5 का पहला सवाल हो गया यहाँ पर। और बाकी के जो सवाल हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। फिलहाल अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। कितने लोग ने अटेंड किया लेक्चर टोटल? 1 2 3 4, कितने? 18 स्टूडेंट्स हैं। H1 H2 मिला के 18 स्टूडेंट्स हैं। तो जरा अपना नाम भी, नाम के साथ में ना अपना ये क्लास भी बताना, तो पता चलेगा H1 H2 से कितने जुड़े हैं। चलो, गुप्ता खुशबू, गुप्ता आरती 9th H1। मौर्य आदित्य 9th H2। अली अकबर शेख 9th H1। अर्जुन भाटी अर्जुन, ये 9th H1 से जुड़ा है। दिलीप रजक ये कौन से क्लास में है? H1 में है कि H2 में? 1 में है। फिर फ़हीम शेख, फ़हीम शेख नहीं बोल रही है, चलो अब्सेंट। फ़हीम शेख अब्सेंट। ये कौन? हाँ ठीक है, भाटी अर्जुन 9th H1। फ़हीम शेख कौन से क्लास में है? 9th H2। हरीश कुमार, ऋतिका प्रजापति 9th H2। हीरालाल यादव, हीरालाल यादव कौन से क्लास में है ये? हीरालाल यादव 9th H2। ओके। कविता गुप्ता, कविता गुप्ता 9th H1। बीना गुप्ता। कुणाल वर्मा 9th H1। सोनाली वर्मा। मनीषा शर्मा, नहीं मनीषा शर्मा की बात बताओ। प्राची शर्मा 9th H2। माली मोन्टू माली 9th H1। राहुल विश्वकर्मा 9th H2। रामबरन कनौजिया, मनीष कनौजिया 9th H2। मनीष कनौजिया 9th H2। फिर समीर प्रजापति 9th H1। 9th H1। सोनू गुप्ता
प्रिया गुप्ता 9th H2. विशाल माली, विशाल माली विशाल माली प्रेजेंट सर। कौन से क्लास में हो बेटा? 92। 9th H2. ठीक है बेटा, आप लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करिए। ओके, जो सवाल मैंने कराया उसको अपने मन से करना, यही आपका होमवर्क है।